और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में लगभग 10 लाख ड्रग एडिक्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का ये खुलासा है। जी हां, एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त बताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 10 लाख ड्रग एडिक्ट हैं और इस बात का खुलासा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है, यानी कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा में मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी और दरअसल एनसी के सांसद हसनैन मसूदी ने इस बारे में एक सवाल किया था। उन्होंने जानकारी मांगी थी और उसके जवाब में ये जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने ये डेटा दिया, ये खुलासा किया है और इसके मुताबिक, इस खुलासे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 लाख ड्रग एडिक्ट हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि नशा करने वाले संदिग्ध जो लोग हैं उनकी संख्या का विवरण मांगा था हसनैन मसूदी ने और साथ ही साथ ये भी जानना चाहता कि इस बारे में जो सुविधाएं हैं, यानी कि उपचार सुविधाओं, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की संख्या कितनी है, ये भी जानकारी मांगी गई थी। जिसके जवाब में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने दिया है। जम्मू कश्मीर में लगभग 10 लाख ड्रग एडिक्ट होने की बात कही है। हमारे साथ इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर समीर। समीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये खुलासा हुआ है संसद में, ये जो जवाब आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट के सवाल, हसनैन मसूदी के सवाल के जवाब में, ये काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है या फिर ये कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि 10 लाख या उसके आसपास का ही आंकड़ा मौजूद है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, इसमें एक अपडेट करना चाहता हूं। सिर्फ ये 10 लाख नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा है। अब ये क्यों इससे ज्यादा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो सर्वे किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जो एम्पावरमेंट की तरफ से, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से, ये कुछ साल पहले किया गया था। उसके बाद अगर हम पिछले 3 या 4 सालों के दौरान देखें तो जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्टों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमने बहुत सारी स्टोरीज की हैं, चाहे कश्मीर वैली से या जम्मू से। लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो खासकर नौजवान हैं, वो इस नशे की आदत, इसकी लत में पूरी तरह से गिरफ्त हो रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 10 लाख नहीं है, जो ऑफिशियली कह रहे हैं कि इससे भी बहुत ज्यादा लोग हैं और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। सरप्राइज नहीं है, लेकिन कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। सरप्राइज इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चाहे नार्को टेररिज्म की बात करें, चाहे नार्को टेररिज्म के जरिए या आम जो यहाँ पे यूथ है, नशे की आदत से गिरफ्त हो रहे हैं। धीरे धीरे नशे की आदत में वो इस जाल में फंस रहे हैं और ये तादाद पूरी तरह से बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर जो हसनैन मसूदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है, उन्होंने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में जो गवर्नमेंट की तरफ से यह आया है कि उनके पास जो पहले सर्वे किया गया था सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से करवाया गया था उनकी तरफ से, उसमें 10 लाख है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा, ये इससे भी ज्यादा है। अब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में अगर हम नशे की बात करें तो गांजा हो, चरस हो, हेरोइन हो या चिट्टा हो, बहुत सारी जो बांग हो, तो इसका जो यूथ है, नौजवान है, वो इसके आदी हो, उसको वो उसका नशा करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ मेल नहीं बल्कि फीमेल्स में भी नशा करने की, जो नशा लेने की आदत जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम गवर्नमेंट की तरफ की देखें तो पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जितनी भी एजेंसीज हैं, एंटी ड्रग एडिक्ट जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। यहाँ रैलीज हो रही है। अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल मिसाल बता दूं, राजौरी में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी शॉप्स हैं जहां मेडिसिन सोल्ड की जाती है, जहां पे मेडिसिन के वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि ये देखा जाए कि दवाइयों की आड़ में कोई नशीली दवाइयां तो नहीं फरोख्त की जाती या उसको परचेज तो नहीं किया जा रहा। तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और उसके आधार पर फिर पुलिस वहां पे एक्शन लेती है। कश्मीर वैली में आपने देखा कि ड्रग के खिलाफ जो मुहिम है लगातार, उसमें एनजीओज भी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एवं की पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रही है। जगह जगह पे सेमिनार हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रहे हैं और जगह जगह पे ड्राइव भी पुलिस की तरफ से जो भांग के खिलाफ हो या जितने भी एंटी ड्रग एक्शन है वो की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू में भी इसी तरह के हालात हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चीजें की जा रही है। लेकिन
गवर्नमेंट की लाख कोशिशें भी हैं, लेकिन फिर भी ये जो ड्रग का जो चलन है, जो ड्रग का जो इसका जो आदत है, वो लगातार इसका जो जाल है वो बढ़ रहा है। ये एक बड़ा कंसर्न है जो गवर्नमेंट भी मानती है। यहाँ अगर मैं आपको बता दूं कि ड्रग के खिलाफ जो एंटी ड्रग सेंटर्स हैं वो बहुत सारे यहाँ पे हैं, लेकिन अगर हम नेशनल ड्रग इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात करें, सिर्फ वो एक है जम्मू में। हालांकि अभी अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने 2 और का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया है। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी कोशिशें हैं, गवर्नमेंट के अपने एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के अपने कंसर्न हैं, लेकिन अगर हम लोगों की तो बहुत बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। खासकर जो नौजवान इस जाल में फंस रहे हैं, उनको अवेयर करवाना, उनको पूरी तरह से एजुकेट करना कि ड्रग जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उससे आप दूर रहे। तो ये एक चैलेंज बन के उभर के आया है सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए। हाँ, और इसमें मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान का अपना रोल है, वो अपनी नार्को टेररिज्म के जरिए यहाँ पे ड्रग का जो चलन है उसको बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे नौजवानों को इस बिद्दत में, इस लानत में वो ज्यादा से ज्यादा फंसाना चाहता है, क्योंकि उसके अपने उसमें फायदे हैं, वो अपनी तरफ से सोच रहा है। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें, आम यहाँ नौजवानों की बात करें, तो उनपे बहुत जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को समझे कि ड्रग जो है, वो ड्रग के नशा जो है वो किसी भी चीज का फाइनल सोल्यूशन नहीं है। अगर डिप्रेशन है इस सवाल का कि इससे पहले बातें होती थी, आपने बताया कि आपको पता है जो समाज में ऐसा जो बाखबर जो लोग हैं जो सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं उनको पता है, लेकिन एक कॉमन मुझे लगता है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं रही होगी कि तकरीबन 10 लाख या उससे भी ज्यादा ड्रग एडिक्ट हैं। तो अब चूंकि पार्लियामेंट में बाकायदा इसके बारे में जवाब मिला है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद इस बारे में कुछ और कोशिशें तेज होगी और जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, ऐसे सेंटर्स को बढ़ाए जाने के बारे में गौर फिक्र होगा और ज्यादा बेदारी लाने के लिए, साथ ही साथ इसका जो फ्लो है उसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे? संक्षेप में। बिल्कुल आपने सही कहा। ये देखिए विशाल, जब ये 10 लाख, और मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पुराना फिगर है, ये बढ़ गया है और ये बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, ये आम लोगों के लिए कंसर्न है। ये हर एक उस जो पीसफुल इंसान है, जो माशरे में एक अच्छी इज्जत से रहना चाहता है, वो उसके लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ड्रग का जितना बड़ा चलन बढ़ रहा है, वो समाज के लिए, एक स्वच्छ समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है, कोई ऐसे अच्छी बात नहीं है। तो हर किसी तरफ से कोशिशें अब तेज होंगी। इसमें जो एनजीओज हैं, सोशल वॉलंटियर्स हैं, और गवर्नमेंट, पुलिस और बाकी एजेंसीज, अगर वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम करें और एक मुनज़्ज़म तरीके से एक दूसरे के इश्तराक से काम करें, तो मुझे लगता है इस पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका समीर जानकारी के लिए। तो थोड़ा चौंका जरूर रहा ये आंकड़ा कि जम्मू कश्मीर में कुल जो ड्रग एडिक्ट है उनकी तादाद 10 लाख है, बल्कि समीर जैसा मैं बताया था कि उनकी तादाद 10 लाख से कई ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर यहां पर है, आपको बताया कि ट्यूलिप गार्डन, यानी कि अगर जम्मू कश्मीर से हम एक थोड़ी आपको परेशान करने वाली खबर सुनाई है कि किस तरह से ड्रग एडिक्शन वहां लगातार बढ़ता है, वैसे एक अच्छी खबर भी है। वो खबर ये है कि ट्यूलिप गार्डन देखने पहुंचे रिकॉर्ड सैलानी, और गार्डन में रोजाना आ रहे हैं 15 से 17 हजार लोग। जी हां, ये एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर से। और जो ट्यूलिप गार्डन वहां पर है उसे देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि रोजाना 15 से 17 हजार के बीच वहां पर जो सयाह हैं, जो पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं, वो पहुंच रहे हैं। और 9 दिनों में 1,17,000 लोगों ने इनका नजारा किया है। जी हाँ, 9 दिनों में, सिर्फ 9 दिनों की बात है कि 9 दिनों के अंदर 1,17,000 लोगों ने ट्यूलिप गार्डन में इन खूबसूरत फूलों का नजारा किया है। और बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, और गार्डन में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि कुल 60 किस्म के 15 लाख ट्यूलिप्स मौजूद हैं। ये है वो आप जो नजारा इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नजारा, बहुत ही रंगीन नजारा, कलरफुल नजारा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस ट्यूलिप गार्डन में कुल 60 किस्म के फूल हैं, और इन 60 के 15 लाख ट्यूलिप्स मौजूद हैं। हमारे साथ सरोज जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। और सरोज,
अभी अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि अभी जस्ट इससे पहले हमने खबर दी कि जम्मू कश्मीर में 10 लाख ड्रग एडिक्ट मौजूद हैं, जो आंकड़ा पार्लियामेंट में दिया गया मिनिस्ट्री के जरिए से। लेकिन उसके अगले पल ये जो खबर है थोड़ी राहत देती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर जम्मू कश्मीर में ही ये 2-3 तरह की चीज़ें कैसे, और ये जो ट्यूलिप का नज़ारा देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं रोज़ाना तकरीबन 15 से 17 हज़ार, ये कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल विशाल, देखिए एक पहलू ऐसा भी है, कह रहे हैं कि एक ऐसी ड्रग की जो वबा यहाँ पे फैली है बहुत बुरी तरह कश्मीर में, एक दौर वैसा भी, और यहाँ पे आपको बता दूं एक दौर ऐसा भी है जहाँ पर इस वक्त ट्यूलिप गार्डन जो है अपनी फुल ब्लूम पे है। जैसा कि आपने कहा करीबन 60 से ज्यादा किस्में हैं ट्यूलिप की यहाँ पे। और आपको बता दूं कि 1-1.5 महीना पहले जब हमारी टूरिज्म से बात हुई थी तो रिकॉर्ड फुटफॉल रहा था। मतलब फरवरी के महीने में 1.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट का आना वो अपने आप में खुद बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब अगर हम ट्यूलिप गार्डन पे आ जाते हैं, पहले मैं आपको बताऊं ट्यूलिप गार्डन जो है इसका जो लाइफ स्पैन रहता है ट्यूलिप्स का लाइफ स्पैन 2-3 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं ये गार्डन जो है 1 महीने से ज्यादा खुला नहीं रहेगा। लेकिन इस महीने के अंदर अंदर मैं आपको कह दूं कि मात्र 9 दिनों में अभी आपने देखा होगा करीब 1,20,000 टूरिस्ट से ज्यादा आए हुए हैं। हमारे अभी जो वहां पे ऑपरेटर है, जो वहां मैनेज करते हैं ट्यूलिप गार्डन को, उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, क्योंकि पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मात्र 9 दिन के अंदर 1,20,000 टूरिस्ट का आना। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं 15 से 17,000 टूरिस्ट, जैसा कि अभी आपने कहा था, रोज आ रहे हैं वहां पर। अच्छा, यहाँ पे आपको बताऊं क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा है तो उस वजह से फुटफॉल भी जो है वो थोड़ा सा कम है। उसकी खास वजह यह है क्योंकि रमजान जो है, जो यहाँ का लोकल्स हैं वो अभी उस तरह से नहीं आ पा रहे हैं ट्यूलिप गार्डन में जिस तरह से वो पिछले साल आते थे। जी तो एक जो आपने बात बताई कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि बहुत कम इसका लाइफ स्पैन है। मतलब ऐसा नहीं है कि महीनों ये खुले रह सकते हैं, ये 3 से 4 हफ्तों तक में ही ये रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे कितना इससे बूस्ट मिलता है, कितना बूस्टअप होता है वो, और इसके इर्द गिर्द किस तरह से ये जो है जम्मू कश्मीर में खासतौर से जहां पर ये गार्डन है वहां के लोगों को ये मुतासर करता है, इसके अच्छे असरात क्या उनके लिए होते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले अगर हम गार्डन के हवाले से बात करते हैं तो जैसा आपको बोला अभी कि ये 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाते हैं वहां पे फ्लावर्स। लेकिन इसको छोड़ मजीद जो यहाँ पे टूरिज्म वाले हैं उन्होंने इस वक्त काफी ज्यादा और नई अट्रैक्शंस क्रिएट की हैं टूरिस्ट के लिए। स्पेशली आप देखिए 2019-2020 के बाद काफी ज्यादा ऐसी अट्रैक्शन स्टार्ट हुई। यहाँ पे डल लेक में कुछ ऐसे म्यूजिकल फाउंटेन स्टार्ट किए गए हैं, लेजर शो स्टार्ट किए गए हैं। तो ये चीजें जो हैं ये टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाकी हिंदुस्तान में नहीं है, कश्मीर में है। तो ये एक यूनिक फैक्टर जो हो जाता है, ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बन जाती है। आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है इस वक्त, और उसको छोड़ अगर आप बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ऐसी जगह हैं जो अभी डेवलप नहीं की गई थी या डिस्कवर नहीं की गई थी। तो अगर आप अक्सर बात करें विशाल, तो हम देखते थे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम होता था जो मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहती थी, या डल लेक रहता था। लेकिन अब आप देखेंगे जैसे ट्यूलिप गार्डन जैसी जगहें भी है, यहाँ पर कुछ और जगह हैं जो गुरेज है या मुश्कू वैली, इन सब जगहों को डेवलप किया जा रहा है एज ए न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ओवरऑल अगर हम एक सोशो इकोनॉमिकल हवाले से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कश्मीर के लिए जहां पे मोस्टली जो इकोनॉमी है वो निर्भर रहती है तो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर या तो टूरिज्म के ऊपर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सरोज तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां कश्मीर में ड्रग एडिक्शन या डायरेक्ट एडिक्शन लोगों की तादाद अगर आपको थोड़ा परेशान करती है, तो उसी कश्मीर में रंग बिरंगे ट्यूलिप के नज़ारे ये आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद अभी और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। इस वक्त एक और आपको हम ब्रेकिंग न्यूज दें। अहमदाबाद से ये खबर है, खबर के मुताबिक किरण भाई पटेल की पत्नी मालिनी पटेल गिरफ्तार कर ली गई है। मालिनी ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। फर्जी IAS ऑफिसर बनकर घूमने वाले ठग की पत्नी है मालिनी, और न सिर्फ वो कि फर्जी IAS बल्कि उसने खुद को PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का अतिरिक्त निदेशक बताया था। उसी किरण पटेल की पत्नी मालिनी को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मंत्री के भाई ने क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था, और धोखाधड़ी के केस में किरण पटेल
यानी वो जो बहरूपिया, वो जो ठग जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, किस तरह से उसने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया और तकरीबन महीनों उसने जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में उसने वहां पर सरकारी ठाट से अपना वो दिन गुजारे, मीटिंगें की, सुरक्षा कवच में रहा। और जबकि सर वो एक झूठा शख्स था, एक बहरूपिया था, एक ठग था। तो उसकी ये पत्नी है मालिनी, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और धोखाधड़ी का मामला है। धोखाधड़ी के केस में किरण पटेल के साथ मालिनी पटेल का भी नाम था। फरियादी श्री जगदीश चावड़ा, इन्होंने फरियाद दी थी कि जो मकान है, इनका बंगलो है, वो इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। किरण, उसमें 2 आरोपी थे, किरण पटेल और मालिनी पटेल। तो उसमें आज मालिनी पटेल उनको डिटेन किया गया है जम्बूसर भरूच से। और इसमें भरूच पुलिस की मदद से हमने मालिनी पटेल को डिटेन करके अभी क्राइम ब्रांच लाया गया हुआ है और मेडिकल एंड बाकी प्रोसीजर के बाद इनकी अरेस्ट की जाएगी। सर, क्या रोल रहा है सर ये पूरे कंप्लेंट के मामले में? बेसिकली जो मददगारी जो है, मदद उन्होंने किया था, मेन आरोपी किरण पटेल था और उनको मदद करने में मालिनी पटेल का रोल आ रहा है। और हर एक जो भी ऑलमोस्ट जो भी गुने हुए हैं उनमें सब में मालिनी पटेल की एज अ को एक्यूज मददगारी में ही रोल आ रहा है। मालिनी पटेल इतने दिनों से कहाँ घूमी और किया? जैसे ही गुना किरण पटेल के विरुद्ध दाखिल हुआ था, मालिनी पटेल अहमदाबाद से निकल गए थे और अहमदाबाद, नडियाद और अलग अलग जगह पे रह के उनको जम्बूसर से डिटेन किया गया था। सर, किरण पटेल को यहाँ पे लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? उनको इन्फॉर्म किया गया है कोर्ट के आदेश के अनुसार। 31 तारीख को वो जो नोटिस पीरियड है उनका खत्म हो रहा है। 31 तारीख के बाद ट्रांसफर वारंट से उनको अहमदाबाद लाया जाएगा। नोटिस मिला नहीं है, लेकिन हियरिंग कुछ अभी तक हुआ नहीं है। हियरिंग के बाद मतलब उसके पहले ही हमने अरेस्ट कर लिया है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हरमेश। हरमेश, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो किरण भाई पटेल और उनकी पत्नी ये मालिनी, दोनों के मामले क्या अलग अलग हैं या फिर एक ही मामले में इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, मालिनी की भी? बिल्कुल, अभी तक ऐसी बात चल रही थी कि जो किरण पटेल है वो अकेला है, वो ठग है। लेकिन अभी तो ऐसा भी सामने आ रहा है कि ये जो कपल है, मतलब कि किरण पटेल और उसकी जो बीवी है, वो दोनों सभी लोगों से जो चीटिंग है वो चीटिंग करते थे। किरण पटेल यानी जो पीएमओ के नाम से जम्मू कश्मीर गया था और उस केस में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच भी तपास कर रही थी। तब उस तपास में सामने आया कि किरण पटेल न मात्र कश्मीर गया था, पर इसी बहाने उसने काफी सारे लोगों के साथ चीटिंग भी की थी। इसी इन्वेस्टिगेशन में एक कंप्लेनेंट सामने आया जो एक पूर्व नेता भाई है और उनका करोड़ों का जो बंगला था, जो सिंधु भवन रोड पे आया है, वो बंगला किरण ने पचा लिया था। किरण ने उसको रिनोवेशन करने के बहाने लिया था और बाद में वहां पे कब्जा जमा लिया था। किरण के साथ मालिनी जो उसकी पत्नी है, उसने भी मददगारी की थी और उसी तपास में क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी और मालिनी को पकड़ने के लिए जांच शुरू की। उसी दौरान क्राइम ब्रांच को बात में मिली कि मालिनी है वो भरूच के पास जम्बूसर में है और वो अपने रिलेटिव है वहां रुकी हुई है, तो वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। अगले दिनों में यानी 30 मार्च के बाद जो किरण पटेल है, जो अभी जम्मू कश्मीर में है, वो किरण पटेल को भी ट्रांसफर वारंट से पकड़े जाने की कार्यवाही होने की खबर अभी बता रही है। साथ में मालिनी ने न मात्र एक ऑफेंस में साथ दिया है, पर कई सारे स्कैम और चीटिंग में पति किरण पटेल को साथ दिया है, ऐसा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच बता रही है। जी हरमेश, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब आप बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ अकेला किरण भाई पटेल जो अकेला नहीं है बल्कि उसकी पत्नी का भी साथ है, तो क्या ये माना जाए कि ये अभी और जो है तार ऐसे हैं जो खुलने वाले हैं और इसमें इस फिशिंग नेटवर्क में और भी ऐसे मोहरे सामने आएंगे जिन पर अभी गिरफ्तारियां होंगी? बिल्कुल, गुजरात में किरण पटेल ने जिन लोगों के साथ चीटिंग की है, ऐसे कई सारे लोग हैं, वो लोग सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में जो किरण पटेल जो घर में रहता था, यानी कि जो घोड़ासर विस्तार है, जो एरिया है, वहां जो मकान में रहता था, वो मकान भी उसने पचा लिया था। और वो जो मकान मालिक है वो भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच गए थे फरियाद करने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन वो सिविल मैटर थी, इसलिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उनको कोर्ट में फरियाद करने के लिए सलाह दी थी। साथ ही में बात की जाए तो और कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये किरण पटेल और उसकी जो वाइफ है उसने
ये चीटिंग की थी। मालिनी सभी जो ऑफेंस है वो ऑफेंस में साथ भी देती थी, ऐसा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच बता रही है। तो अगले दिनों में कई सारी FIR है वो गुजरात में अलग अलग जगह पे दर्ज हो रही है, ऐसा भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का मानना है। बहुत शुक्रिया आपका हरवेश, तमाम जानकारी के लिए और विस्तार से ये बात बताने के लिए। तो गुजरात का वो ठग जिसका नाम किरण भाई पटेल है, न सिर्फ वो किरण भाई पटेल अकेले बल्कि उसकी पत्नी मालिनी और इनके साथ और भी कुछ लोग हैं जिनका पूरा नेटवर्क खंगालने की अब कोशिश चल रही है। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और मालिनी की भी गिरफ्तारी हो गई है। अभी जैसा बताया जा रहा है कि आगे अभी कई और इस मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आज महाअष्टमी है, 8वें दिन, दुर्गा अष्टमी का पावन दिन है। मां के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। मां को नारियल का भोग लगाने की परंपरा रही है। मंदिर में भक्तों ने मां चंडी के आगे टेका है। तो खास तौर से आज इसको लेकर काफी मंदिरों में भीड़ है और मंदिरों में लगातार जो भक्त हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं, जो कि आज महाअष्टमी है और 8वें दिन दुर्गा अष्टमी का ये पावन दिन है। बताया जा रहा है कि मां की महागौरी स्वरूप की पूजा इसमें हो रही है और इस पूजा में ख़ास तौर से जो इसमें ज़्यादा इसमें आकर्षण का केंद्र वो है मां को नारियल का भोग लगाना और इसकी परंपरा रही है। मंदिर में ख़ास तौर से भक्तों की काफ़ी भीड़ जो है वो सुबह से देखी जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो भक्त हैं वो मां चंडी के आगे उन्होंने मत्था भी टेका है। और हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र जुड़ चुके हैं शिमला से ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, शिमला में किस तरह के नज़ारे हैं आज के दिन? विशाल, बिल्कुल पूरे देश की तरह शिमला में भी आज का नज़ारा भव्य है और आज माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ पार्वती का स्वरूप उनको माना जाता है। उनकी तपस्या और उनके त्याग को आज याद करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने श्रद्धा भाव से समर्पण से त्याग किया था और कन्याओं की आज पूजन किया जाता है। और वही दृश्य शिमला में भी इस वक्त हम कालीबाड़ी मंदिर के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार माता को याद कर रहे हैं और माता को स्मरण करते हुए कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके उतना भोग लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यही नज़ारा पूरे शहर भर में आज है, पूरे प्रदेश में आज है। लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, मैं बात करेंगे। ये जो पूजा में व्यस्त लोग इस वक्त हैं और इसी प्रकार का नज़ारा आप देख सकते हैं लगातार पूरे प्रदेश में यहाँ पर मौजूद। धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ अभी बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर जो पूरे प्रदेश से इवन पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हम कह सकते हैं चाहे वो साउथ इंडिया की बात हो, नॉर्थ इंडिया की बात हो, लगातार लोग यहाँ पहुँचते हैं और माँ के दर पर आते हैं, शीश नवाते हैं। अंकल जी से बात करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन को कैसे देखते हैं? आज का दिन माता दुर्गा का है। इसमें तो ये सारे मनोकामनाएं पूरी करती है। बस इतना, मुझे ज्यादा नहीं, बस हम श्रद्धा से आते हैं। श्रद्धा भावना सबसे ऊपर है। बाकी अगर श्रद्धा नहीं आ कुछ नहीं है। बड़ी बात है, बहुत श्रद्धा। आप जो मर्जी का, आप सारा दिन रात यहाँ बैठिए, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर श्रद्धा है तो सब कुछ है, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। देवी देवताओं का आशीर्वाद। आजकल के बच्चे नमस्ते नहीं करके राजी, बुजुर्गों को किसी के पाँव छूना तो बहुत ही ऐसा माना जाता है, जबकि ये माना जाता है आदमी की, औरत की एक महंगी चीज गिरेगी ना, देखिए आप कान की बाली गिर गई, कुछ गिर गया, फटाफट झुकती है नहीं, सारे में ढूंढेगी, 2-4 आदमी और लगेंगे, लेकिन घर के बुजुर्गों को वो तिरस्कार करेगी, उनके पाँव नहीं छुएगी। जबकि ये कहा गया है कि जो ये देवी देवता, पितर और आपके बुजुर्ग, घर के बुजुर्ग, उनका जो ना आदर करो, आदर करना सिखाओ। नमस्ते नहीं करते, गुड मॉर्निंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। जब तक आगे से हम करेंगे तो वो कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करना। दे एक्सपेक्ट, छोटे छोटे भी है, क्या संस्कार मिल रहा है स्कूलों में,
क्या मिल रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं कि इन्होंने कही है कि संस्कार और श्रद्धा ये ऐसी चीजें हैं जो भारतीय संस्कृति में पनपी हैं और पहचान हमारी संस्कृति की बनती है। और वही नजारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ और श्रद्धालु आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप आए? हम कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से यहाँ पहुँचे। आप मंदिर के बारे में क्या है और आज क्या आपका शेड्यूल है मंदिर? हम आज मंदिर पूजा दे दिया हमने और आज तो अन्नपूर्णा पूजा है ना, इसलिए हमने आगे से ही पूजा दे दिया। पहले सुबह आके पूजा कर लिया। अभी हम लोग मंदिर देख के फागु कुपड़ी का मेरा आज प्रोग्राम है। हाँ, घूमने जाएंगे। कैसे मानते हैं आज, क्योंकि हम यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मंदिर के बारे में क्या कहें? मंदिर में तो शुद्ध हो जाता है ना, यहाँ पर आने से मन इतना ठंडा हो जाता है। मन तो जितना कष्ट होता है पार में उठने से, माँ के देखने से सब मन शांति हो जाता है। ये हम मतलब कोलकाता से आया है। ये तो नवरात्रि चल रहा है। आज तो नवरात्रि का शेष दिन है। नवरात्रि का तो बासंती पूजा होता है, बंगाल में इसको बोलता है बासंती पूजा। रामचंद्र जो पूजा किया तो बाद में हुआ अकाल बोधन। ये तो पूरा पूजा ही है, सबसे सनातन धर्म का सबसे पुराना पूजा नवरात्रि का लिए बासंती पूजा ही है। बासंती पूजा जो अष्टमी के बाद हो तो अन्नपूर्णा पूजा हो रहा है। आज तो नवरात्रि खत्म हो रहा है। मैं कोलकाता से आया है, इधर देख के मन को तो खुश हो गया। अरे काली मंदिर जो है तो बहुत पुराना है। उधर जो ऑडिटोरियम हॉल है, ये हॉल तो इधर का सबसे पुराना हॉल ही है। इधर से बहुत रविंद्रनाथ जो हमारे गोपी गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जो हमारे जातीय संगीत किया, उसका बहुत नित्य नाट्य सब इधर ही परफॉर्म होता है। सब लोग इधर ही आते हैं, थिएटर है, हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगा। आज जो बहुत कष्ट तो होता ही है इधर आने के लिए, लेकिन मन खुश हो जाता है। ये खासियत है यहाँ मंदिर की। और ये हम कह रहे हैं कि पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, चाहे साउथ की बात हो, नॉर्थ इंडिया की बात हो। और आज के दिन का कुछ महत्व ही ऐसा है। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत ज्यादा हर तरफ इसको लेकर चहल पहल भी है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजेंद्र इस जानकारी के साथ ही। और इस वक्त एक और अहम जानकारी देना है और खबर बारामूला से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर बारामूला से यह है कि पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 ट्रैक्टर सीज किए हैं। जी हां, बारामूला से इस वक्त एक बड़ी खबर। पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 3 ट्रैक्टर को सीज किया है। अवैध खनन के मामले में गिरफ्तारी अमल में आई। इस वक्त आपको बता दें, बारामूला से एक बड़ी खबर है। बारामूला में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ पुलिस ने 3 ट्रैक्टर्स को भी सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। तो बारामूला में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ 3 ट्रैक्टर्स को सीज किया है। और ये ट्रैक्टर्स को सीज किया जाना और 3 लोगों की गिरफ्तारी कुछ अवैध खनन से जुड़े मामले में हुई है ये गिरफ्तारी। बारामूला पुलिस की ये कार्रवाई। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना को लेकर भी कुछ नए आंकड़े सामने आ रहे हैं जो चौंका रहे हैं। कोरोना के 2151 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 2151 नए मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 11,903 हैं। और देखा यह जा रहा है कि अभी हाल के दिनों में जिस तरह से के मामले में कुछ तेजी आई है और उसी का जो 24 घंटों का ये जो आंकड़ा है उसके मुताबिक कोरोना के 2151 नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2151 मामले कोरोना के सामने आए हैं और देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर अब 11,903 हो चुके हैं। और अगली खबर कर्नाटक चुनाव से जुड़ी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन कब होना है इसका खुलासा आज 11:30 बजे चुनाव आयोग जो है करने जा रहा है।
11:30 बजे चुनाव आयोग इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक में होने वाले असेंबली चुनाव की जो तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उसमें इलेक्शन शेड्यूल बताया जाएगा कि कर्नाटक असेंबली चुनाव इलेक्शन जो है वो उसका शेड्यूल क्या होगा, किस किस दिन वोटिंग होगी और किस किस दिन उसमें नतीजे आएंगे। उससे पहले जो नामांकन की प्रक्रिया होती है उसकी तारीखों के बारे में बताया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से कर्नाटक पर लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, रोड शोज या रैलियों का दौर चल रहा है, हर पार्टी खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस वहां लगातार अपना दमखम लगा रही है। तो ऐसे में वहां पर एक तरह से लोगों का मिजाज तो बना हुआ है ही। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज इस बारे में ऐलान होना है कि कर्नाटक चुनाव की तारीखें क्या होंगी, कब कब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, कब चुनाव होंगे, कब वोट डाले जाएंगे और कब इसके नतीजे आएंगे। तो आज दिन में 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन जो है इस बारे में इसका ऐलान करेगा। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बताएं, अमृतपाल, जी हां, अमृतपाल के पंजाब में होने की सूचना है। ऐसी खबरें हैं कि अमृतपाल जो है, जो खालिस्तान समर्थक खुद को बताता है अमृतपाल, उसके पंजाब में होने की सूचना आ रही है। होशियारपुर में आधी रात तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है अमृतपाल की तलाश में। मारनिया गांव में 4 युवक इनोवा कार छोड़कर भागी। संदिग्धों की तलाश में पूरे गांव की तलाशी ली गई। तो अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल जो है वो पुलिस की पकड़ से ज्यादा दूर अब नहीं रह गया है। अमृतपाल के पंजाब में होने की सूचना आ रही है। होशियारपुर में आधी रात तक सर्च ऑपरेशन चला है। मारानिया गांव में 4 युवक जो है वो इनोवा कार छोड़कर भागे हैं। इसे भी अमृतपाल से जुड़े मामले से ही जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश में पूरे गांव की तलाशी। और फिल वक्त एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे 10 मिनट में 50 खबरें, काफी अहम। बने रहे हमारे साथ।